सीरीज चैनल। तो इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई सिलेबस के बारे में और सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, कितने कितने क्वेश्चन किस किस सेक्शन से आते हैं, वो सब हम बात करेंगे। और ये जो सेक्शन वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो जो है रैंडमली नहीं लिया गया है। मैंने कुछ पेपर को एनालिसिस किया है पास्ट प्रीवियस ईयर को, उसी के बेसिस पे मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊंगी कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कम इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए एसएससी 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उम्मीद है कि आप जो है इंस्ट्रक्शन रीड कर लिए होंगे और जो है आप जो है अभी से फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि कई स्टूडेंट इंतज़ार करते हैं लास्ट डेट का, तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए। मैं तो कहूँगी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है लास्ट में कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं या फिर कई बार क्या होता है वेबसाइट हैंग होने लगता है। तो लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए, फटाफट फॉर्म फिल कर लीजिए। और कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, नोटिस आया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट में एसएससी के, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए जो भी आप फॉर्म जो है आप अपना अपलोड करने वाले हैं उसको क्या करना है, उसके नीचे आपका डेट जो है वो मेंशन होना चाहिए। खासकर जो इस बार नोटिफिकेशन नोटिस आया हुआ है कि डेट मेंशन होना चाहिए, ये ऑर्डर आया हुआ है, तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही रैंडमली आप फॉर्म फिल मत कर दीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको भी आपको ध्यान रखना है। और प्लस जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जो भी आपका रेस्पेक्टिव कास्ट है, जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रख करके फॉर्म फिल करिएगा। और जो है अपना फॉर्म आप खुद फिल करने का ट्राई करिए, किसी दोस्त यार को मत बोल दीजिए फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आप अपना फॉर्म खुद फिल करेंगे तो बेटर होगा, उसका जो है आपको थोड़ा सा अच्छे से जानकारी भी हो जाएगी। तो देखिए कुछ डेट्स जो है स्पेसिफिक डेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो जेई 2020 एग्जामिनेशन होने वाला है वो जो है कब होने वाला है, देखिए 22 मार्च 21 से लेकर के 25 मार्च 2021 के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए आपके पास जो है वो ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन नहीं दिया गया है, बहुत ही कम 6 महीना, कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। उसी ड्यूरेशन में आपको अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है, मेंस का भी करना है अच्छे से और प्री का भी करना है, दोनों साथों साथ करना है, ताकि कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए आप पे ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। अब हम जो है थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि किस तरीके का सिलेबस आने वाला है, फिर भी अगर कोई फ्रेशर है या फिर बिगनर है जो कि हमारे चैनल से जुड़ रहा है, उसके लिए जो है सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सिलेबस स्टार्ट किए बिना जो है जाने बिना आप कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये आपको करना क्या है, एक सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए और अपने स्टडी टेबल में रख दीजिए और उसको जो है वो देखिए किस तरीके का सिलेबस क्या क्या पढ़ना है हमें। आइए हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं मार्क्स का। तो देखिए ये 2 पार्ट में जो है CBT 1 कंडक्ट कराया जाता है। पार्ट ए जो होता है हमारा टेक्निकल होता है, ये पार्ट ए हो गया हमारा। और क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को डील करती हूँ तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स है मैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही आपको बताऊँगी। तो देखिए पहला जो होता है वो आता है बेसिक कंसेप्ट। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट में आपको पढ़ना क्या होता है, आपको पढ़ना होता है जितने भी आप बेसिक्स पढ़े हैं सेमेस्टर्स में, लाइक रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, कुछ और रूल्स होते हैं, उसको यहाँ पर आपको पढ़ना होता है। और इसका जो वेटेज होता है देखिए 10 से 11 क्वेश्चन हर साल एसएससी जो है पूछती है। यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं एसएससी जेई की ही बात कर रही हूँ। तो बेसिक कंसेप्ट जो है आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इतना क्वेश्चन जो है आप ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि इतना क्वेश्चन आपका आने ही वाला है। सेकंड सर्किट लॉ। तो देखिए सर्किट लॉ में ये अगेन जो है 10 से 11 क्वेश्चन ही आते हैं। देखा है कई बार तो 10 क्वेश्चन दे देता है, कई 11, कई 9 भी दे देता है। तो सर्किट लॉ में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, जो भी आपने थ्योरम्स पढ़ा हुआ है, लाइक थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम, किरचॉफ्स लॉ, वोल्टेज, KVL, KCL, सब यहाँ पर आपको पढ़ना होता है सर्किट लॉ में। तो इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा है। तो ये भी कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। थर्ड जो आता है मैग्नेटिक सर्किट। तो अगेन मैग्नेटिक सर्किट में 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो आते ही हैं हर साल। मैग्नेटिक सर्किट में आपको पढ़ना क्या होता है, लाइक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिए। जो भी अपना कंसेप्ट रहता है रिलक्टेंस का, मैग्नेटिक सर्किट में हम और क्या पढ़ते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये सब यहाँ आपको पढ़ना होता है। फोर्थ जो आता है देखिए वो AC फंडामेंटल है। तो AC फंडामेंटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन AC फंडामेंटल से क्या होता है, इससे भी 10 से 11 क्वेश्चन जो हर साल एसएससी में पूछे जाते हैं। तो देखिए AC फंडामेंटल जो है वो मैं खुद डील करूँगी और मेरा वीडियो लेक्चर जो है वो जल्दी अपलोड हो जाएगा विद इन अ वीक, तो आप उसको देखिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताई हूँ मैं RMS और एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। तो जो है इस वीडियो को आप देखिए, नोट्स बनाइए एंड देन उसको रिविज़न करिए आप।
नेक्स्ट जो हम बात करेंगे मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए ये जो है मेजरमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे अगेन 11 से 12 क्वेश्चन हर साल आते हैं, यानी कि एक एवरेज मैं बता रही हूँ, 11 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 12 आ सकते हैं, कुछ भी डिपेंडिंग कि वो कौन से ईयर का पेपर है। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल मशीन। तो देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो हमारा इलेक्ट्रिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है ये, जिसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। ये होता है हमारा डीसी मशीन, ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन मशीन एंड देन सिंक्रोनस मशीन। कुछ इसके बारे में स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। तो देखिए डीसी मशीन से जो है हमारा 5 से 6 क्वेश्चन आता है, तो ऑन एन एवरेज में 5 क्वेश्चन लिख देती हूँ। ट्रांसफॉर्मर से आता है हमारा 3 से 4 क्वेश्चन। इंडक्शन मशीन में अगेन जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 फेस इंडक्शन मशीन एंड सिंगल फेस इंडक्शन मशीन। तो इससे जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एंड सिंगल फेस इंडक्शन मोटर से हमारा 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एंड अगेन सिंक्रोनस से हमारा 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया देखिए वेटेज। अब देखते हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको जो है हम बोलते हैं पावर सिस्टम। पावर सिस्टम जो है वो कंप्लीट बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अंदर हमें प्रोटेक्शन भी पढ़ना होता है, तो इससे जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो 17 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें प्रोटेक्शन जो है इंक्लूड होगा। नेक्स्ट जो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो देखिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है कई साल में। कई बार ऐसा होता है 1 भी क्वेश्चन ना पूछे, कई बार होता है 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर आप कम फोकस करेंगे तो भी चल जाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से 5 से 6 क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, यूटिलाइजेशन से एक भी वो टॉपिक ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना करें आप, कम से कम कुछ पढ़ के जाएं, एटलीस्ट आपसे 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन बनने चाहिए। तो ये हो गया हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से देखिए अगेन 6 से 7 क्वेश्चन हर साल आता है। तो देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, ये सोचते हैं कि थोड़ा सा टफ होता है तो चलो यार इसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 6 से 7 क्वेश्चन मायने रखता है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको ना छोड़े। और जो भी मैंने ये आपको सब्जेक्ट्स बताई हूँ, इसका जो बेस्ट बुक्स है वो उसका वीडियो मैं अगले जो है सेशन में बताऊँगी कि किस तरीके का कौन कौन सी बुक आप रिफ़र कर सकते हैं, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान किया था, और कौन कौन से MCQs बुक्स आप पढ़ सकते हैं, वो सब मैं बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अब जो है थोड़ा सा हम नॉन टेक्निकल पोर्शन देख लेते हैं ब्रीफली। तो देखिए नॉन टेक्निकल पोर्शन में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जब आप सिलेबस देखेंगे तो कुछ ऐसा लिखा होगा। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही पढ़ना है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, रीजनिंग ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में पढ़ के ख़त्म कर दिए, आपको पढ़ना क्या है, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको उठाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए, एंड देन आप देखेंगे कि आपका जो रीजनिंग पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज़ आप लीजिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। हमारा भी टेस्ट सीरीज़ जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दी हूँ। और देखिए वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो कुछ मैंने ही डिज़ाइन किया और हमारे टीम ने मिलकर डिज़ाइन किया है, काफ़ी मेहनत है उसके पीछे, और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ है। तो जो है आप उसको ज़रूर लीजिए टेस्ट सीरीज़ को। सेकंड जो है देखिए जनरल अवेयरनेस आता है। तो जनरल अवेयरनेस में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए जो जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले तो करंट अफेयर आपका अच्छा होना चाहिए। करंट अफेयर आता है, पॉलिटिक्स आता है, जियोग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, इकोनॉमिक्स आता है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, साइंस एंड टेक। तो ये जो है वो हमारा जनरल अवेयरनेस का पोर्शन हो गया। तो देखिए जनरल अवेयरनेस क्या है, थोड़ा सा जो है ऐसा नहीं होता कि आपसे पूरा 50 में 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो आप जो है इसको अगर 25 क्वेश्चन भी अच्छे से अटैम्प्ट कर रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट होगा। फोकस जो आपका रहेगा वो मेनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में रहेगा, प्लस रीजनिंग में रहेगा। इसको भी आप पढ़िए अच्छे से डेली बेसिस पे, तब आप देखेंगे कि ये जो कंप्लीट आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सेशन था पूरा कंप्लीट सिलेबस के बारे में था,
और वेटेज के बारे में था। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।